नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रस्तावना कौशल के बारे में और विषय लिया था हमने एसएसटी या सामाजिक अध्ययन शिक्षण। पिछली बार जो हमारा प्रकरण था वो एक इतिहास का प्रकरण था और कक्षा 7 का रहा 6 का रहा था। अब की बार कक्षा 7 का प्रकरण है और एसएसटी का ही एक विषय है भूगोल। उस भूगोल विषय का हम एक प्रकरण आज लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पिछली का जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आपको प्रस्तावना कौशल से संबंधित जो बातें ध्यान रखनी है उन बातों के बारे में विस्तार से समझा रखा है। एक बार मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रस्तावना कौशल को बनाते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे कुछ जो हमको प्रश्न जो संख्या है वो अधिकतम 5 हो सकती है, कम से कम 3 प्रश्न हो सकते हैं, इसके बीच में आपको प्रश्नों की संख्या रखनी है। दूसरा, जब डायरी में हम बनाएंगे तो ये पैटर्न हमको तैयार करना है। ऊपर लिखना है, एक कॉलम बनाना है क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम रहेगा उसमें छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रियाओं का रहेगा, तीसरा कॉलम रहेगा छात्र छात्रा क्रियाओं का। छात्र अध्यापक क्रिया क्या रहेगी? जब हम प्रस्तावना के अंदर प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों को हम इसके अंतर्गत लिखेंगे और जब बच्चे उनका आंसर देंगे तो हम उनकी छात्र छात्रा क्रियाओं में लिखेंगे। दूसरी बात मैंने बताई थी कि प्रश्नों का क्रम है वो आपको सरल से कठिन की ओर होगा, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। यानी शुरुआत के जो प्रश्न हैं वो सरल होंगे और धीरे धीरे जैसे हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों का जो कठिनता है वो बढ़ती चली जाएगी और अंत में हमारा जो प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा। इन ऊपर के जो शुरुआत के जो प्रश्न हैं उनके आंसर बच्चों को देना आवश्यक है, ये विशेष ध्यान रखें। और अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक रहेगा, इस प्रश्न का आंसर बच्चों को नहीं आना चाहिए, तभी जाके हम हमारी प्रस्तावना पूर्ण हो सकती है, अन्यथा हम असफल हो जाएंगे। तो हम आज आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 या 5 रहेगी और उनका जो है वो सरल से कठिन की ओर इनका क्रम रहेगा। एक चीज़ और कि प्रश्न जो हम बना रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है, कक्षा के स्तर के अनुसार प्रश्नों का क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा कठिन हो जिनके बच्चे आंसर ना दे सके, ऐसा भी ना हो कि प्रश्न ज़्यादा सरल हो जिनके बच्चे सबका आंसर दे दें, क्योंकि सबका आंसर दे देंगे फिर हम पढ़ाएंगे क्या? हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारा जब तक शिक्षण बिंदु निकल के नहीं आएगा, जब तक प्रकरण निकल के नहीं आएगा तो हमारी प्रस्तावना पूर्ण नहीं हो सकती। तो आइए हम बात करते हैं। आज एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये ध्यान रखना है, आपको पहले नहीं लिखना है। जब आप क्लास में जाते हो तो आपको ये पहले नहीं लिखना है प्रकरण, सारी चीज़ें लिख देनी है पर प्रकरण का कॉलम खाली छोड़ देना है। पहले हम प्रश्न पूछेंगे, एक एक बच्चे को हम खड़ा करेंगे। सामूहिक आप किसी से प्रश्न नहीं पूछोगे, पूरी क्लास में आप बच्चों से अनाउंस करोगे कि जिसको आता है वो केवल हाथ खड़ा करे, मेरी जिसकी इच्छा होगी उससे पूछूंगा। बाकी का मैं सभी से आप कॉमन या सामूहिक प्रश्न ना पूछे। चलो हम बात करते हैं। हमने मन में सोच रखा है कि आज हमको क्या पढ़ाना है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पहला मैंने प्रश्न किया, हम किस देश में निवास करते हैं? हम किस देश में निवास करते हैं? एक बार आप बोलोगे प्रश्न को, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, बच्चों को जब तक समझ में नहीं आए तब तक बोलो। फिर बच्चों से हाथ खड़ा करवाओगे, उसके बाद बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, आप उसमें से किसी को भी खड़ा कर सकते हो। बच्चे खड़े होंगे, आंसर देंगे कि हमारे देश का नाम भारत है। अब अगला प्रश्न, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दूसरा प्रश्न आप करोगे तो पहले प्रश्न के आंसर से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो मेरा देखो आंसर आ रहा है भारत। अब मैंने दूसरा प्रश्न किया कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? बच्चों को खड़ा करके पूछोगे आप, बच्चे बताएंगे सब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित
प्रदेश शासित प्रदेश हैं, ये बच्चे बताएंगे। अब हमको तो इनमें से दो बता दिए कि साहब 28 राज्य हैं, हमने राज्य पूछा तो राज्यों का नाम वो बता दिया कि 28 राज्य हैं। अब मेरा तीसरा प्रश्न इस 28 राज्यों से स्टार्ट हो रहा है। देखो 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बच्चे आंसर देंगे कि साहब कुछ बच्चे गलत देंगे तो आप दूसरे से पूछ लो, अगर दूसरा भी गलत देता है तो तीसरे से पूछ लो। जब तक आपका आंसर राजस्थान निकल के नहीं आता तब तक आप उनसे पूछे जाओ। जैसे ही किसी बच्चे ने आंसर दे दिया राजस्थान, तो आप उसको कहोगे वेरी गुड, आप उसको शाबाशी दोगे और उसको बैठा दोगे। और अंतिम प्रश्न मैंने किया, आप इससे बढ़ा सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। मैंने 4 प्रश्न बनाए और मेरा अंतिम प्रश्न है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विस्तार से समझाइए। क्योंकि मेरा शिक्षण बिंदु यही है, मेरा प्रकरण यही है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, मैंने प्रश्न किया राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विस्तार से समझाइए। अब बच्चे इसका आंसर नहीं देंगे, एक आध बच्चा थोड़ा बहुत आंसर देगा कि साहब 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, अरावली है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पूर्व पठारी क्षेत्र है, ये ऐसे देंगे, पर उनको विस्तार से वो नहीं बता पाएंगे। तो मेरा ये प्रश्न अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक हो जाएगा। और जैसे ही आप बच्चों को 2-4 को खड़ा करोगे, कोई नहीं दे पा रहा है तो आप उनको बैठा दोगे, बैठाने के बाद फिर आप कहोगे उद्देश्य कथन। और मेरा उद्देश्य कथन आपका वही रहेगा जो आप पढ़ाना चाहोगे। जैसे मुझे पढ़ाना है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अब हम कहेंगे विद्यार्थियों आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये मेरा हो जाता है, मेरा प्रस्तावना पूर्ण हो जाता है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ कि मेरा आज का प्रकरण क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और मैंने लिख दिया। इसको अंडरलाइन करना है, आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आप लिखने के बाद में, प्रकरण को लिखने के बाद में उसको अंडरलाइन जरूर करें, जिससे क्या होगा कि आपका पता चल जाएगा कि भाई आप क्या पढ़ा रहे हो। और इसके साथ ही आपकी प्रस्तावना कौशल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप बोर्ड को साफ करोगे। बोर्ड को साफ करने के बाद में आपके जो 3 शिक्षण बिंदु हैं, जैसे हम आगे बात करेंगे, जब हम लेसन प्लान समझेंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे हमको आगे पढ़ाना शुरू करना है। तो ठीक है दोस्तों, कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।